हेलो प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अपना यूट्यूब चैनल दिलार मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए आज आप लोग का एग्जाम था हिंदी और संस्कृत का। उसमें आप लोग को उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा बना कर ही आए होंगे, पूरा का पूरा गर्दा मचा दिए होंगे। उसके बाद आप फिर साइंस का और सोशल साइंस का एग्जाम जो होने वाला है 27 जून को, उसका पेपर एकदम ओरिजिनल पेपर लेकर आ गए हैं। 100% गारंटी के साथ है कि जो पूरा का पूरा फिर से ये मिलने वाला है आप लोग का पूरा क्वेश्चन। तो पूरा का पूरा मिलेगा। क्लास 10 का है, जो कि क्लास 10 का त्रिमासिक परीक्षा जो अभी चल रहा है, उसी का हम साइंस का पेपर लेकर आ गए हैं। उसका है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बताएंगे, जो आप लोग को पूरा का पूरा कर मिलेगा, पूरा का पूरा बना कर आइएगा। चलिए उसका देख लीजिए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्लस दोनों क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों ने पहले ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव का क्वेश्चन होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को कितना नंबर का परीक्षा होगा। फुल पूर्णांक आप लोग को 80 नंबर का, फुल मार्क्स का 80 नंबर का परीक्षा होगा। समय आप लोग को 3 घंटा का समय रहने वाला है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। कैसा होता है? समतल दर्पण के बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। आभासी और सीधा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए 2 नंबर में, निम्न में से कौन दर्पण दंत चिकित्सा प्रयोग में लाया जाता है? दंत चिकित्सा के यहाँ जाते हैं तो कौन सा दर्पण लाता है? तो वह कौन सा दर्पण हो जाएगा? ये आप लोग को अवतल दर्पण आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 3 नंबर में देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। तो एकदम राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए, एक दूरस्थ वस्तु के लिए अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए उसके बाद 5 नंबर में देखिए, मुख्य अक्ष होता है। मुख्य अक्ष किसका का होता है? केंद्र और ध्रुव से गुजरती है। केंद्र और ध्रुव से गुजरने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद 6 नंबर में देखिए, गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। गोलाकार त्रिज्या की वक्रता त्रिज्या कितना होता है? तो इसका आंसर 100 का आंसर बी हो जाएगा। उसकी फोकस दूरी से के दुगुना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 7 नंबर में, उत्तल दर्पण की हमेशा बनता है। उत्तल दर्पण हमेशा बनता है, किस पर बनता है? उत्तल दर्पण हमेशा बनता है आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए, फोकस दूरी की इकाई होता है। ये पता है आप, फोकस दूरी की इकाई कितना होता है? ये आप लोग को मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसका देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, किस पर बनता है? पर्दे पर दिखाई जा सकते हैं। पर्दे पर दिखाई जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए उसका 10 नंबर में देखिए, यदि वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब होगा। तो कौन पर होगा? तो इस हो जाएगा आप लोग को आकार समान आकार और उल्टा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे 11 नंबर क्वेश्चन पर। पार्श्व व्युत्क्रमण देखा जा सकता है। किस पर देखा जा सकता है? तो 11 का आंसर हो जाएगा आप लोग को, समतल दर्पण पर देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसका देखिए 12 नंबर में, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका फोकस की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, करेक्ट आंसर। तो आप लोगों को आज का एग्जाम कैसा था हिंदी और संस्कृत का? आप लोग कमेंट कीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए, आज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दिलदार मैथ्स के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 13 नंबर में देखिए, वाहनों के पीछे देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला दर्पण कौन सा है? कौन सा दर्पण है? तो देखिए, वाहन के पीछे में जो लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? तो 13 का आंसर हो जाएगा, ये आप लोग को उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए 14 नंबर में देखिए, अवतल दर्पण के द्वारा अनंत पर बना प्रतिबिंब होता है। अनंत पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? ये छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 15 में देखिए, यदि वस्तु अनंत पर है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। किस पर बनता है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोकस पर बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। 16 नंबर पर देखिए, दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र का फॉर्मूला आप लोग को पता है। दर्पण सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 17 नंबर पर, किसी स्थिति में बदला अवतल दर्पण वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाएगा। किस पर बनाएगा? ये आप लोग को बनाएगा ध्रुव और फोकस के बीच बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए 18 नंबर, उत्तल दर्पण हमेशा बनता है। उत्तल दर्पण हमेशा किसमें बनता है? आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए, समतल समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। 19 नंबर क्या हो जाएगा? 19 नंबर का 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद 20 नंबर में देखिए, जब आवर्धन ऋणात्मक होता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? जब आवर्धन ऋणात्मक होता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आप लोग को, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 21 में देखिए, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के लिए निम्न में से कौन सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? कोई इसका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, छोटा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए 22 नंबर में, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो 22 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 22 का आंसर सी निकल कर आ जाएगा आप लोग को, अवतल दर्पण। ऑप्शन
नंबर सी करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं 10 नंबर पर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होता है तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? वस्तु के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 24 में देखिए, जब वस्तु के फोकस और ध्रुव के बीच होता है तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो 24 का आंसर कौन सा निकल कर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए उसके बाद देखिए 25 नंबर पर, दूध से दही बनाना किस प्रकार की क्रिया है? ये आप लोग को रासायनिक परिवर्तन का क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 का आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए, प्रकाश प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, कौन सा है? 26 का हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसका देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो 27 का बी हो जाएगा कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसका देखिए, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग क्या होता है? फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का रंग क्या होता है? हरा रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए 29 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? तो 29 का आंसर कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? 2H2 प्लस O2 2H2 है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए उसके बाद देखिए 30 नंबर, जब जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है? तो 30 का आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइड्रोजन निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 31 नंबर पर, रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ ऑक्सीकृत होता है तो वह क्या कहलाता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा अपचायक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए, लोहा में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो देखिए लीजिए यह कौन सा है? तो लोहा में परिवर्तन आप लोग को संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए, कली कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो 33 का हो जाएगा कौन सा हो जाएगा आंसर? CaCO3 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए, अम्लराज और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? 34 का आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए, कौन कौन अभिक्रिया तापीय विघटन को दर्शाता है? तो 35 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CaCO। यहाँ पर एरो का चिन्ह है, Ca+CO2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो निकलने वाला गैस कौन सा होता है? तो 36 का आंसर कौन सा निकल कर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा NO2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर और राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पर 37 नंबर पर, निम्नलिखित में कौन धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है? कौन सा जो अभिक्रिया नहीं करता है? कॉपर है जो अभिक्रिया नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए उसके बाद बताइए 38 नंबर पर, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित होता है उसे क्या कहते हैं? और इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर सी बी एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए उसके बाद 39 नंबर पर देखिए, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से बना सफेद अवक्षेप है, कौन सा अवक्षेप है? तो इसका हो जाएगा BaSO4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर 39 का। उसके बाद 40 में देखिए, बिजली की सहायता से धातु के परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं विद्युत लेपन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए 41 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त संतुलित रासायनिक समीकरण है? इनमें से कौन सा जो संतुलित रासायनिक समीकरण है? तो 41 का कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2Mg प्लस O2 तिरका चिन्ह 2MgO है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 42 में देखिए, श्वास श्वास में किस प्रकार की अभिक्रिया शामिल है? तो 42 का आंसर कौन सा निकल कर आ जाएगा? देख लीजिए यहाँ पर 42 का आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए उसके बाद अभी आप लोग को पूरा का पूरा क्वेश्चन बता दिए हैं। अभी आप लोग को 80 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, तो इसमें से 70 में से 40 क्वेश्चन का ही आप लोग को बनाना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम 42 क्वेश्चन का आंसर बता दिए। उसके बाद आप लोग अगला वीडियो में सब्जेक्टिव का क्वेश्चन मिलेगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा से पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिलदार मतलब और आप लोग का एग्जाम जो आज हिंदी और संस्कृत का एग्जाम हुआ था, वो आप लोगों को कैसा एग्जाम हुआ था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा।